द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। लेखक जिम कॉर्बेट। पिछले अध्याय में आपने सुना किस तरह से इस मैन ईटर लेपर्ड को पकड़ने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई और कुछ लेपर्ड यहाँ पे पकड़े भी गए और उसका शिकार किया गया। लेकिन पता चला कि वो लेपर्ड जिसे गोली मारी गई थी वो मैन ईटर नहीं था। उसके बाद सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। आगे क्या होता है ये हम जानते हैं जिम कॉर्बेट की किताब द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग से। एपिसोड 13 पार्ट 13 शिकारी के पीछे पड़ा शिकार। इबर्टसन सुबह की चाय लाने वालों के लिए अपने कमरे की चिटकनी खोल रहा था कि मैं वहां पहुंचा, और जब उसने पौड़ी जाने का अपना विचार स्थगित कर दिया तो हम जीन के बिस्तर पर ही बैठे अपने बीच एक बड़े नक्शे को रखकर चाय की चुस्कियां लेते हुए आगे की योजना पर विचार करने लगे। पौड़ी मुख्यालय में इबर्टसन पे काम का दबाव था और वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन और 2 रात हमें दे सकता था। मैंने पिछले दिन नैनीताल तार किया था कि मैं पौड़ी कोट द्वार होकर वापस घर आ रहा हूँ। मैंने इस तार को रद्द करने का फैसला किया और रेलगाड़ी से जाने की बजाय जिस रास्ते से आया था उसी से वापस जाने का फैसला किया। ये सब तय करने और जिस जगह महिला मारी गई थी उसे नक्शे में ढूंढने को मैं अपने शिविर में वापस आया। अपने लोगों को योजना परिवर्तन के बारे में बताया और उन्हें निर्देश दिए कि उन 4 लोगों के साथ जो मार की खबर लेके आए थे हमारे पीछे पीछे आए। जीन को रुद्रप्रयाग में ही रहना था, इसलिए नाश्ते के बाद इबर्टसन और मैं 2 घोड़ों पर चल दिए। घोड़ों में से एक अरबी था और दूसरा इंग्लिश। अब तक मुझे जिन अच्छे घोड़ों की सवारी का अवसर मिला था ये उन घोड़ों में से सबसे अधिक अच्छे घोड़े थे। हमने अपनी राइफल, नीली लो वाली स्टोव, एक पेट्रोल का लालटेन और कुछ खाने पीने की चीजें ली। हमारे साथ इबर्टसन का सईस उधार के एक घोड़े को लेकर चल रहा था जो हमारे घोड़ों के लिए दाना ला रहा था। हमने चटवा पीपल पर घोड़े छोड़ दिए। यह पुल उस रात बंद नहीं किया गया था जिस रात हमने बाघ मारा था। यही कारण था कि आदमखोर ने नदी के पार जाकर जो गांव उसे पहले मिला वहीं पे उसने हमला कर दिया। पुल पर एक मार्गदर्शक यानी कि गाइड हमारा इंतजार कर रहा था। वह हमें ऊपर एक घास वाली खड़ी घाटी में ले गया और वहां से नीचे घने पेड़ों से भरे एक बीहड़ वाले इलाके में जहां से एक नदी निकल रही थी। यहीं हमने पटवारी और 20 अन्य लोगों को मरने वाले की चौकसी करते हुए पाया। मरने वाला एक हट्टी कट्टी गोरी लड़की थी, करीब 18 से 20 साल की। वह मुंह के बल लेटी थी और हाथ अगल बगल सीधे थे। उसके कपड़े फटे थे, पाँव से लेकर उसके गले तक बाघ द्वारा चाटे जाने के निशान थे। बाघ यानी कि तेंदुए की बात हो रही है यहाँ पे। आपको एक बार फिर बता दूं, उत्तराखंड में तेंदुए को लेपर्ड को बाघ कहा जाता है। उस लड़की के गले पे दांतों के गहरे निशान थे। केवल कुछ पौंड मांस बदन के ऊपरी हिस्से से और कुछ नीचे से खाया गया था। जिस ढोल की आवाज हमने पहाड़ी से सुनी थी उसे मरने वाले की चौकसी करने वाले लोग बजा रहे थे। क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे थे इसलिए इस बात के अवसर नहीं थे कि तेंदुआ आसपास होगा। हम अपने साथ पटवारी और चौकीदार को लेकर गांव में चले गए ताकि वहां अपने लिए चाय बना सके। चाय पीने के बाद हमने उस मकान को देखा जिसमें वह लड़की मारी गई थी। यह कमरे वाला पत्थरों का चिना हुआ मकान था जो 2-3 एकड़ के एक सीढ़ी नुमा खेत के बीच बना था। इसमें वह लड़की, उसका पति और 6 महीने का बच्चा यानी कि कुल 3 लोग रहते थे। मारे जाने से 2 दिन पहले पति जमीन के किसी विवाद के मामले में गवाही देने के लिए पौड़ी गया था और घर अपने पिता की देखरेख में छोड़ गया था। हमले वाली रात को जब लड़की और उसके ससुर रात का खाना खा चुके थे तो सोने का समय हो गया। लड़की ने बच्चे को सुलाते हुए उसे ससुर के हाथ में दिया और पेशाब करने के लिए बाहर निकली। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे पहाड़ी मकानों में शौचालय की सुविधा नहीं होती थी। जब माँ बच्चे को दादाजी के पास दे रही थी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, इसलिए बाहर कोई आवाज़ हुई भी तो उस व्यक्ति ने वह आवाज़ नहीं सुनी होगी। मेरा यह मानना है कि आवाज़ हुई ही नहीं होगी। वो अंधेरी रात थी। कुछ मिनट रुकने के बाद ससुर ने अपनी बहू को आवाज़ दी। जवाब नहीं आने पे उसने फिर आवाज़ दी। तब वह उठा और जल्दी जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर पहले शाम को बारिश हुई थी।
उस समय क्या दृश्य रहा होगा, यह कल्पना की जा सकती है। बारिश बंद होने के कुछ देर बाद ही तेंदुआ गांव की तरफ से आया होगा। वह दरवाजे के बाईं तरफ करीब 30 गज दूर खेत में चट्टान के पीछे दबे पांव पहुंचा, और मुमकिन है आदमी और लड़की को बातचीत करते हुए वो सुन रहा था, और कुछ देर वो वहां रुका होगा। जब लड़की ने दरवाजा खोला और दाईं तरफ आकर तेंदुए की ओर पीट कर जमीन पे बैठी होगी, तभी चट्टान पे पहुंच चुका तेंदुआ 20 फुट तक दबे पांव पेट को जमीन से लगाए मकान की दीवार के छोर तक पहुंचा होगा, और जहां से दीवार से सटकर उसने अचानक उसने लड़की को पीछे से पकड़ा और चट्टान तक घसीटता हुआ ले गया। जब लड़की मर चुकी, तब संभवतः उस आदमी ने, यानी कि लड़की के ससुर ने आवाज दी। तेंदुआ लड़की को पकड़ चुका था, और चूंकि हाल ही में जोते गए खेत में हाथ या पांव के निशान नहीं थे, इसका मतलब था कि वह लड़की को खेत के पार और 3 फुट ऊंचे भीड़े या दीवार के ऊपर तथा फिर दूसरे खेत से 12 फुट आगे नीचे पगडंडी तक मुंह में पकड़कर ले गया था। यह 12 फुट की दूरी हट्टी कट्टी लड़की के मुंह में दबाए उसने छलांग मार के तय की थी। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब छलांग मारकर वह पगडंडी पर पहुंचा, तो लड़की के शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन को छू नहीं रहा था। यानी कि उसने लड़की का पूरा शरीर अपने मुंह में दबा रखा था। पगडंडी को पार करने के बाद वह आधा मील नीचे पहाड़ी पर उस स्थान पर गया जहां उसने लड़की के कपड़े फाड़े। कुछ मांस खाने के बाद घनी बेलों से लदे एक पेड़ के नीचे हरी घास पे उसने लड़की की लाश को छोड़ दिया। हम करीब 4 बजे पेट्रोल वाली लालटेन और शूटिंग लाइट लेकर मृतदेह के पास पहुंचे ताकि तेंदुए पर घात लगाई जा सके। हम सब मान के चल रहे थे कि जब ग्रामीण लड़की की खोज में निकले होंगे, जब बाद में मृतदेह की यानी लड़की के शरीर की निगरानी कर रहे होंगे, तो उनके शोर को तेंदुए ने अवश्य सुना होगा। और अगर तेंदुआ वापस अपने शिकार पे आता है तो वो बहुत ही सावधानी से आएगा। इसलिए हमने शिकार के नज़दीक न बैठ के शिकार से 60 गज दूर पहाड़ी पर एक पेड़ को चुना जिससे शिकार पर नजर पड़ रही थी। यह पेड़ बांस का एक टूट पेड़ था जो पहाड़ी पर समकोण खड़ा था। हमने पेट्रोल लालटेन को एक छोटी सी खोखली जगह पे छुपा दिया और इबटसन पेड़ की दुशाखे पर बैठ गया जहां से शिकार पे साफ नजर पड़ रही थी। मैं उसकी तरफ पीठ और पहाड़ी की तरफ मुंह किए शाखा पर बैठ गया। इबटसन को गोली दागनी थी और मुझे सुरक्षा के लिए देखते रहना था। शूटिंग वाली लाइट काम नहीं कर रही थी, शायद बैटरी इसकी कमजोर हो गई थी। इसलिए हमारी स्कीम थी कि जब तक इबटसन को दिखाई देता रहे तब तक वह तेंदुए की प्रतीक्षा की जाए और उसके बाद पेट्रोल लाइटें की सहायता से गांव वापस आ जाया जाए जहां हमें आशा थी कि हमारे लोग रुद्रप्रयाग से आ चुके होंगे। हमारे निकटवर्ती क्षेत्र का जायजा लेने का हमारे पास समय नहीं था, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि शिकार के पूर्व दिशा में एक घना जंगल बसा है। उनका कहना था कि जब उन्होंने तेंदुए को भगाया तो वह उसी जंगल में घुस गया और अभी भी वहीं पे सुस्ता रहा होगा। अगर तेंदुआ जंगल की तरफ से आया तो इबटसन की नज़र उसके शिकार तक पहुंचने से काफी पहले ही उस तेंदुए पर पड़ जाएगी, और इबटसन आसानी से गोली चला पाएगा क्योंकि उसकी राइफल पर दूरबीन लगी थी। दूरबीन न केवल सही निशाने में मदद करती है, बल्कि जैसा कि हमने टेस्ट करके पाया है कि वह हमें आधा घंटा ज़्यादा अतिरिक्त समय भी देती है, क्योंकि तेंदुआ काफ़ी दूर से ही दिखाई दे जाता है। जब हमारे सफल और असफल होने के लिए एक एक मिनट दिन की रोशनी की अहमियत हो, तब दूरबीन की यह सुविधा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सूरज ऊंची पहाड़ियों पर पश्चिम को जा रहा था और जिस दिशा में हमें बताया गया था कि घना जंगल है, वहां पहाड़ी से नीचे उतरते हुए एक कांकड़ की परछाई कुछ मिनट के लिए हम पर पड़ी थी। काकड़ जो होता है वो एक तरीके का हिरण है जो कि कुत्तों की तरह भौंकने की आवाज निकालता है किसी भी शेर, चीते या तेंदुए को देखकर। यह काकड़ आवाज कर रहा था, यानी कि वो अलर्ट कर रहा था। नीचे उतरते हुए एक बार वह फिर दिखाई दिया।
फिर एक जगह से आवाज़ आई और उसके बाद काकड़ की आवाज़ दूर होती चली गई। निसंदेह काकड़ ने अपने आसपास तेंदुए की उपस्थिति के कारण ही ये आवाज़ें निकाली थी। हालांकि यह कोई अन्य तेंदुआ भी हो सकता था, फिर भी मेरी आशा बढ़ रही थी। इबर्टसन की तरफ जब मैंने नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि वह भी एक्साइटेड था और उसके दोनों हाथ अपनी राइफल पर थे। रोशनी कम होनी शुरू हो गई थी, लेकिन बिना दूरबीन के भी निशाना साधने के लिए ये पर्याप्त थी। तभी हमसे 30 गज की दूरी पर छोटी झाड़ियों के पीछे चीड़ के पेड़ से एक चीड़ का फल नीचे गिरा और लुढ़कता हुआ हमारे पेड़ पर मेरे पाँव के पास आ टकराया। तेंदुआ पहुंच चुका था और संभवतः खतरा भांपते हुए उसने ऐसा रास्ता अपनाया जहां से वह पहाड़ी पर सुरक्षित खड़ा होकर अपने शिकार के आसपास के क्षेत्र का जायजा ले सके। दुर्भाग्य से ऐसा करते हुए उसके और शिकार के बीच में हमारा पेड़ भी था और इस तरह हम उसकी निगाह की सीधी रेखा में थे। मैं तो उसकी नज़र से बच सकता था क्योंकि मैं पेड़ से बाहर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन पेड़ की दूसरी शाखा पर बैठे इबर्टसन का दिख जाना निश्चित था। अब इतनी रोशनी नहीं रह गई कि मैं उसके ऊपर निशाना लगा सकूं और यहाँ तक कि इबर्टसन की दूरबीन का भी उसके लिए अब कोई उपयोग नहीं रह गया। तो हमने बाघ को दबे पांव पेड़ों की तरफ आते हुए सुना। यह समय था जब कार्रवाई की जा सकती थी, कोई एक्शन लिया जा सकता था। इसलिए मैंने एबर्टसन को मेरी जगह लेने को कहा। मैंने लैंप निकाल लिया। यह जर्मनी का बना लैंप था जिसे पेट्रोमैक्स कहा जाता है। यह तेज रोशनी देता था, लेकिन आकार में बड़ा होने और लंबे हैंडल के कारण जंगल में इसे लालटेन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मैं एबर्टसन से थोड़ा लंबा हूँ और मैंने सुझाव दिया कि लैंप को लेकर मैं चलूँगा। लेकिन इबर्टसन ने कहा कि वह लैम्प को ठीक ले जाएगा और उसे अपनी बंदूक की तुलना में मेरी बंदूक पे ज़्यादा भरोसा है। इस प्रकार हम चल दिए। आगे आगे इबर्टसन था और पीछे पीछे मैं। दोनों हाथों में हमारे बंदूकें थी। पेड़ से 50 गज की दूरी पे एक चट्टान पर चढ़ते हुए इबर्टसन का पांव रिपट गया और लैम्प का तला जोर से चट्टान पे टकराया, जिससे लैम्प का जो मेंटल था वो झड़ गया। पेट्रोल टंकी में भरी हवा के साथ नोजल से निकल रहा पेट्रोल अब भी जलता हुआ नीली लो दे रहा था। इसे जमीन पे पांव रखने के लिए काम चलाऊ रोशनी मिल रही थी, लेकिन सवाल यह था कि यह रोशनी कितनी देर चलेगी। एबर्टसन का मानना था कि 3 मिनट तक, जब तक यह टंकी फटती है, वह लैंप को ले जा सकता है। 3 मिनट, और इन 3 मिनटों में आधा किलोमीटर खड़ी चढ़ाई, वो भी ऐसी जमीन पर जिस पर चट्टान और कटीली झाड़ियों से बचने के लिए हर कुछ कदम पर मुड़ना हो, एक बहुत ही खतरनाक काम था। खतरनाक इसलिए कि हो सकता है आदमखोर हमारा पीछा कर रहा हो, और बाद में हमने पाया कि वाकई में वह आदमखोर हमारा पीछा कर रहा था। हर एक की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कितना ही समय गुजर जाए याददाश्त से कभी नहीं जाती। अंधेरे में इस पहाड़ी पर चढ़ना भी मेरे लिए ऐसी घटनाओं में से एक था। जब हम किसी तरह पगडंडी पर पहुंच गए, तभी हमारे कष्टों का अंत नहीं हुआ। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और हमें नहीं मालूम था कि हमें किधर जाना है। गीली जमीन और अनदेखे पत्थरों पर कभी मैं फिसलता और कभी पटसन। अंत में हम कुछ सीढ़ियों के पास पहुंचे। सीढ़ियों से होकर दाहिनी तरफ गए और एक आंगन में पहुंचे। उस आंगन के दूर कोने में एक दरवाजा था। जब हम सीढ़ियों पर पहुंचे तो हमने हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ सुनी। इसलिए सीढ़ी पार कर दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाजे पे अपना पाँव मारा और जोर की आवाज़ देकर वहां अंदर के लोगों से दरवाज़ा खोलने को कहा। जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने जेब से माचिस की डिब्बी निकाली और उसे हिलाते हुए चिल्लाया कि अगर दरवाज़ा 1 मिनट में नहीं खुला तो मकान में आग लगा दूंगा। यह सुनकर गुस्से में लेकिन आग्रह के साथ एक आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोला जा रहा है, कृपया आग न लगाएं। 1 मिनट बाद पहले अंदर का एक और फिर बाहर का दरवाज़ा खुला और 2 कदमों में ही मैं और रिबर्टसन मकान के अंदर के दरवाजे को भड़ाक से बंद कर उससे पीठ टिका कर बैठ गए।
कमरे में सभी उम्र के करीब 12 से 14 पुरुष, महिला और बच्चे थे। हमारे इस तरह से कमरे में जाने के बाद वह पुरुष गुस्सा तो थे, लेकिन वो हमसे अनुरोध करने लगे कि उन्हें दरवाज़ा जल्दी नहीं खोलने के लिए माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे सब परिवार इतने लंबे समय से आदमखोर के आतंक में जी रहे हैं कि उनमें साहस समाप्त हो चुका है। वे नहीं जानते कि आदमखोर किस रूप में आएगा, इसलिए वे रात को जो भी आवाज़ सुनते हैं, उस पे संदेह करते हैं। उनके इस भयभीत होने से हमें पूरी सहानुभूति थी, क्योंकि जब से इबटसन फिसला और लैंप का मेंटल टूटा तथा उसके कुछ मिनट बाद लाल गर्म लैंप की टंकी फट न जाए, इसलिए लैंप को बुझा दिया गया। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं और शायद हम दोनों गांव पहुंचने के लिए अब जिंदा नहीं रहेंगे। हमें बताया गया कि हमारे लोग सूरज ढलते ही गांव में पहुंच गए थे और उन्हें दूर पहाड़ी पे कुछ मकानों में ठहराया गया है। दो हट्टे-कट्टे आदमियों ने हमें रास्ता दिखाने की पेशकश की, लेकिन ये समझते हुए कि बाद में उन्हें अकेले वापस लौटने देना उनकी हत्या करने जैसा होगा, हमने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया। हमने उनसे आग्रह किया कि अगर हो सके तो वे हमें रोशनी करने के लिए कुछ दे दें। कमरे के कोने में काफ़ी खोजबीन के बाद ढेर सारे सामान के नीचे एक जंग लगी लालटेन हमें मिल गई, जिसकी हांडी चटकी हुई थी, और इस लालटेन को खूब हिलाने के बाद पता चला कि इसमें तेल की कुछ बूंदें बाकी थी। इसे जलाया गया और मकान में रह रहे लोगों की शुभकामनाओं सहित हम बाहर आ गए। हमारे बाहर आने की देर थी कि दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाजे पे सांकल लगा दी गई। जब पहले से ज़्यादा कीचड़ और नुकीली पत्थरों वाला रास्ता था, लेकिन मध्यम रोशनी की सहायता से हम दूसरी सीढ़ियों तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिनमें हमें ऊपर चढ़ने को कहा गया था। सीढ़ी चढ़ने के बाद हमने खुद को एक आंगन में पाया, जिसके दाएं और बाएं किनारे 2 मंजिल मकान थे। सारे दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे और कहीं से हल्की रोशनी बाहर नहीं आ रही थी। हमने आवाज़ दी और एक दरवाज़ा खुला। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम ऊपरी मंजिल की तिवारी में पहुँचे। इसमें वे दोनों कमरे खुलते थे जहाँ हमारे लोगों को रुकाया गया था। जब ये लोग हमारे हाथ से लैंप और राइफलें लेकर हमें बोझ से मुक्त कर रहे थे, न जाने कहाँ से एक कुत्ता आया। वह शायद गांव का प्रिय कुत्ता था। उसने हमारी टांगों को सूंघकर दुम हिलाई और उन सीढ़ियों तक तरफ चला गया जहाँ से वह भी आया था। दूसरे ही क्षण में वह डर कर रिड़ाते हुए और फिर कँप-कँपाती आवाज़ में भौंकते हुए हमारी तरफ लौटा और उसके सारे बाल खड़े थे। हमें जो लालटेन दी गई थी, वह आंगन में पहुंचते ही बुझ चुकी थी, लेकिन हमारे दोस्त उसी की हमशक्ल लालटेन ले आए। इबर्टसन ने हर कोण से रोशनी दिखाने की कोशिश की। मैंने अपनी राइफल जल्दी में लोड की, लेकिन लालटेन की रोशनी इतनी नहीं थी कि 8 फुट नीचे की जमीन भी दिखाई देती। कुत्ते पे नज़र रखकर तेंदुए की गतिविधियों का अंदाजा लगाना संभव था। जब तेंदुए ने आंगन को पार कर लिया और सीढ़ियों से उतरकर चला गया, तब कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। वह बाहर की तरफ नजरें रखे हुए जमीन पर लेट गया और थोड़ी-थोड़ी देर बाद गुर्राता रहा। जो कमरा हमारे सोने के लिए खाली किया गया था, उसमें कोई खिड़की नहीं थी और इसमें सुरक्षित रहने का केवल एक ही तरीका था कि उसके मजबूत दरवाजों को बंद कर दिया जाए, जिसके बाद हवा और रोशनी का एकमात्र रास्ता बंद हो जाता। हमने रात भर तिबारी में ही गुजारने का निर्णय किया। कुत्ता इसी मकान के मालिक का था, इसलिए तिबारी में ही सोने का आदी था। वह तसल्ली से हमारे पाँव की तरफ लेट गया और उसने हमें सुरक्षा की अनुभूति दी, हालांकि हम उस लंबी रात को बारी-बारी से निगरानी करते रहे। अगले दिन सुबह हमने बहुत ही सावधानी से छिपकर मृतदेह का यानी मरने वाले के शरीर का जायजा लिया और ये जानकर हमें बड़ी हताशा हुई कि बाघ इसके लिए लौट कर नहीं आया था, जबकि हम सोच रहे थे कि पिछली रात हमें नहीं निगल पाने के बाद वह इस शिकार पे जरूर लौट आएगा। दिन में इबर्टसन पौड़ी से आए अपने दफ्तर के काम से निपट कर मैं राइफल लेकर बाघ की खोज में, यहाँ पे मैं आपको बता दूं बाघ का मतलब तेंदुआ है, राइफल लेकर तेंदुए की खोज में निकल पड़ा।
चीड़ के पेड़ से गिरे पिरूल से आच्छादित जमीन पर चलना संभव नहीं था, इसलिए मैं पहाड़ी की उस धार पर चढ़ गया जिसके दोनों ओर ग्रामीण का कहना था कि वहां घना जंगल है। यहाँ मैंने पाया कि आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो घनी झाड़ियों के जंगल में घुसना ही मुश्किल था, ऊपर से कई चट्टानें उभरी थी जिन पे पांव भी जमा पाना किसी आदमी के लिए असंभव था। इस क्षेत्र में बड़े जानवर बहुत थे। जो रास्ता इस जंगल से गुजरता था उसमें कांकड़, गूड़ल, सूअर और एकांतवासी सरों के पांवों के निशान देखे। तेंदुए की निशानी केवल पुरानी खरोंच मात्र थी। रुद्रप्रयाग से जो पिंजरा पिछले दिनों भेजा गया था वह जब हम दिन का भोजन कर रहे थे पहुंचाया गया। हमने शाम होने से पहले उसे मृत महिला तक पहुंचाया, उसे व्यवस्थित लगाया और महिला के शरीर पे साइनाइड का जहर बिखेर दिया। जहर डालने का मुझे कोई अनुभव नहीं था और न ही बटसन को, लेकिन नैनीताल से चलने से पहले मैंने अपने एक डॉक्टर मित्र से इस बारे में बातचीत की थी। मैंने उसे बताया कि सरकार चाहती है कि आदमखोर मारने के लिए हर कोशिश की जाए, लेकिन मैं शायद ही जहर का इस्तेमाल करूं, क्योंकि पिछले रिकॉर्डर से पता चलता है कि जहर से तेंदुआ मरने की बजाय और तगड़ा हो जाता है। मैंने उसे बताया कि अब तक कौन कौन सा जहर इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर ने कहा कि बिल्ली के परिवार के जानवरों के लिए सबसे उपयुक्त जहर साइनाइड है। मैंने यह जानकारी बटसन को दी थी और कुछ दिन पहले यह जहर तथा वे कैप्सूल भी जिसके साथ यह जहर इस्तेमाल होना था हम तक पहुंचा दिए गए थे। हमने इनमें से कुछ कैप्सूल मृतक के यानी कि डेड बॉडी के उन हिस्सों के अंदर डाल दिए जो हिस्से तेंदुए ने आधे खाए थे। दूसरी रात तेंदुए के लौटने की पूरी चांस थी। चूंकि पिछली शाम को उसने हमें पेड़ों पर बैठे हुए देख लिया था, इसलिए हमने उन्हीं पेड़ों पर बैठना ठीक नहीं समझा और पिंजरे व जहर के भरोसे ही हमने उसे छोड़ दिया। पगडंडी के करीब बड़े चीड़ के पेड़ पर हमने एक ट्री टॉप बनाया और रात को खाना खा चुकने के बाद जो इबटसन ने नीली लो वाले लैंप पे बनाया था, मचान पे अपनी पोजीशन ले ली। इस मचान पे हम अच्छी तरह तन कर लेट सकते थे, बात कर सकते थे और स्मोकिंग भी कर सकते थे। हमारा वहां रहने का मकसद यही था कि हमें मृत शिकार की तरफ से आने वाली आवाजों को सुनना था। हम बारी बारी से चौकसी करते रहे कि अगर संयोग से तेंदुआ पिंजरे में चला गया तो हमें उसकी गुस्से से भरी हुई दहाड़ सुनाई देगी। संयोग से इसलिए कि जहां पिंजरा लगाया गया था वहां ऐसा आम रास्ता नहीं था कि तेंदुआ उसी जगह से गुजरता। रात को एक कांकड़ की आवाज आई, लेकिन वह उसके विपरीत दिशा से आई जहां से हमें तेंदुए के आने की उम्मीद थी। सुबह होते ही हम पेड़ से नीचे उतरे और अपने लिए एक कप चाय बनाने के बाद डेड बॉडी तक गए जो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी। नाश्ता जल्दी कर लेने के बाद इबटसन रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो गया और मैं अपना सामान समेटते हुए गांव वालों से विदा ले रहा था, क्योंकि मुझे नैनीताल के लिए 15 दिन की अपनी यात्रा शुरू करनी थी। तभी कुछ लोगों का एक ग्रुप आ गया। उन्होंने बताया कि करीब 4 मील दूर तेंदुए ने एक गाय मार दी है। उनका मानना था कि गाय आदमखोर ने ही मारी थी, क्योंकि पिछली जिस रात तेंदुए ने इबटसन और मेरा पीछा पेड़ों से लेकर आंगन तक किया और सुबह होते प्रधान के घर का दरवाजा तोड़ने का जबरदस्त कोशिश की, उसकी अगली शाम को प्रधान के घर से 300 गज की दूरी पे जंगल में गाय मारी गई थी। इन लोगों के ज्यादा आग्रह करने पर मैंने पिंजरा और जहर साथ लिया और उनके साथ उस गांव में चल दिया। प्रधान ने घाटी के पास मुझे देख लिया था। वह ताजे दूध की गुड़ वाली चाय बना के मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। जब मैं आंगन में घुड़ल की छाल बिछी खटिया पर बैठा, वो ज्यादा ही मीठा और जानदार पेय पी रहा था। प्रधान ने बताया कि किस तरह 2 रात पहले बाघ ने उसके घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। वह दरवाजा तोड़ने में कामयाब भी हो जाता, लेकिन सौभाग्य से मकान की छत की मरम्मत के लिए प्रधान ने कुछ लकड़ी चीर कर रख रखी थी, जिसे अंदर की तरफ से अड़ा दिया गया और दरवाजा बच गया।
प्रधान बूढ़ा और गठिया के रोग से पीड़ित था, इसलिए मृत गाय को खिसकाने के लिए उसने हमारे साथ अपना बेटा भेजा और स्वयं मेरे लोगों के रहने की व्यवस्था करने लगा। मैंने पाया कि पशु मार्ग के ठीक ऊपर एक समतल जमीन पे गाय मरी पड़ी थी। वहां पे पिंजरा आसानी से लगाया जा सकता था। गाय का पिछला भाग कुंजे की झाड़ी के सामने था और पेट 1 फुट ऊंची मेड़ के पास। बाघ ने यानी कि तेंदुए ने मेड़ पे बैठ के अपने दोनों अगले पंजे गाय की टांगों के बीच रख के गाय का गोश्त खाया होगा। गाय के पाँव के बीच से मिट्टी खोदकर और मिट्टी को दूर फेंक कर मैंने वहां पर पिंजरा रख दिया और ऊपर से हरी पत्तियां डाल दी। इसके ऊपर कुछ मिट्टी छिड़कने के बाद मैंने सूखी पत्ती, सूखी लकड़ी के टुकड़े और हड्डियों की छील उसी तरह गाय के पाँव के बीच चितरा दी जिस तरह की वह मुझे मिली थी। जो 100 लोग इसके बाद आए उनमें से एक को भी यह पता नहीं चला कि जमीन में कुछ परिवर्तन किया गया है और खतरनाक पिंजरे को लगा दिया गया है। अपनी व्यवस्था से संतुष्ट हो मैं वापस पेड़ पर चढ़ गया जो मरी हुई गाय और प्रधान के मकान के बीच में था, ताकि जब फिर पिंजरे पर जरूरत हो तो मैं पहुंच सकूं। सूरज डूबते एक चिड़िया का परिवार अपने 5 चूजों के साथ, जिन्हें मैं कुछ देर से देख रहा था, एकदम चौकन्ना हुआ और तेजी से पहाड़ी के नीचे की ओर भागा। कुछ देर बाद एक काकड़ मेरी तरफ भाग के आया। मेरे पेड़ के नीचे कुछ रुककर आवाज देने के बाद ऊपर ही पहाड़ पर तेजी से दौड़ के चला गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ और जब पेड़ की छाया में इतना अंधेरा होने लगा कि मैं अपनी राइफल भी नहीं देख सकता था, तो मैं तेजी से गांव की तरफ चल दिया। प्रधान के घर से एक रास्ता करीब 30 गज लंबी और 20 गज चौड़ी जमीन पर जाता था। इस घास वाली समतल जमीन के ऊपर पहाड़ी और एक चट्टान थी। जब मैं इस खुले मैदान में पहुंचा तो मुझे लगा कि मेरा पीछा किया जा रहा है। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए रास्ते से हटकर मैं मुलायम और बुग्गी घास वाली जमीन पर 2 लंबे टक भरने के बाद चट्टान के पीछे इस तरह लेट गया कि मेरी एक आंख ही मरी हुई गाय पर थी। कुछ मिनट तक मैं गीली जमीन पर लेटा रहा। जब दिन की रोशनी बिल्कुल समाप्त हो गई, मैं फिर रास्ते पे आ गया और सावधानी पूर्वक प्रधान के घर तक का रास्ता मैंने पार किया। रात को प्रधान ने मुझे गहरी नींद से जगाया और बताया कि उसने तेंदुए को दरवाजे पर पाँव मारते सुना है। दूसरी सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो उसके पास धूल में मुझे आदमखोर के पंजों के निशान दिखाई दिए। मैंने घास वाली समतल जमीन तक इन निशानों का पीछा किया और पाया कि तेंदुए ने पिछली रात भी वैसा ही किया था जैसा कि मैंने। जहाँ मैंने रास्ता छोड़ा था वहीं उसने भी छोड़ा। जहाँ से मैं मुलायम जमीन पार कर चट्टान तक गया था, वहीं से वह भी गया और बाद में रास्ते पे आके मकान तक आया और इस मकान के जिसमें मैं ठहरा हुआ था कई चक्कर लगाए। मकान को छोड़ तेंदुआ रास्ते से वापस गया था। मैंने उसके पंजों का पीछा किया और पाया कि वो शिकार की तरफ ही गया था। मेरी आशा को और बल मिला। तब तक मैं पूरी तरह नहीं जान सका था कि एक आदमखोर बाघ 8 साल तक इंसान के करीब रहकर कितना चालाक हो जाता है। मैंने रास्ता छोड़ दिया और ऊंचाई वाले मैदान होते हुए आगे गया। कुछ ही दूरी से मैंने देखा कि जो शिकार की हम निगरानी कर रहे थे, यानी कि वो गाय, वो अब उस जगह पर नहीं थी। जिस जमीन पर पिंजरा लगाया गया था वहां 2 पंजों के निशान के अलावा और कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। 1 फुट ऊंची मेड़ पर बैठकर, जैसा कि उसने पहली रात किया था, आगे के पंजे गाय की दोनों टांगों के बीच रखे थे, लेकिन इस समय उसने टांगों को ज्यादा फैला दिया था और पिंजरे के गाड़े गए उत्तोलकों पर उन्हें टिकाया था, जो अगर छूट जाते तो तेंदुए के मजबूत जबड़े बंद हो जाते। यहाँ उसने पिंजरे से बच के अपना भोजन किया और इसके बाद मैदान का चक्कर लगाया। फिर गाय को सिर से पकड़कर कुंजे की कटीली झाड़ी से घसीटता हुआ पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिया, जहां से उसे 50 फुट नीचे बांज के पौधे के पास ले गया। अपने रात के काम से संतुष्ट होके वह पशुओं के मार्ग पे चल दिया और उसके पंजा निशानों का 1 मील तक पीछा करने के बाद ठोस जमीन पे उसके पग मार्क्स मिलना बंद हो गए।
तेंदुए के शिकार पर लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पिछली रात मैं कुछ नहीं कर सका। इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए मैंने गाय की डेड बॉडी के ऊपर साइनेट की कुछ खुराक रख दी। सच तो यह है कि मैं जहर का इस्तेमाल करने के विचार से नफरत करता था और आज भी मैं उससे नफरत करता हूँ। सुबह मैं शिकार के पास गया, यानी कि डेड बॉडी के पास, और पाया कि तेंदुए ने वह सारा हिस्सा खा लिया था जिस पे मैंने साइनाइड का जहर डाला। यह जहर किसी और तेंदुए ने जो उधर से गुजरा था खाया था, न कि आदमखोर ने। इसके बारे में मैं इतना निश्चित था कि मैंने गांव लौट के प्रधान से कहा कि मैं तेंदुए को खोजने के लिए नहीं रुकूंगा। हालांकि जो तेंदुए को पाएगा उसकी खाल पटवारी तक लाएगा, मैं उसे 100 रुपये का इनाम दूंगा। 1 महीने बाद इस इनाम का दावा किया गया और तेंदुए की खाल काफी दिन की गली सड़ी होने के कारण पटवारी द्वारा गाड़ दी गई। सामान बांधने में मेरे लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगा और दोपहर बाद तक हम लोग नैनीताल के लिए अपनी लंबी यात्रा पर रवाना हो गए। जो ही हम नीचे चटवा पीपल पुल की तरफ रास्ते पर बढ़े, एक बड़े सांप ने आराम से हमारा रास्ता काटा और जैसे ही मैं इसे रास्ता पार करते खड़ा देख रहा था, माधो सिंह जी, जो मुझे पीछे चल रहा था, कहने लगा, यही वह प्रेतात्मा चाह रही है जो आपकी असफलताओं का कारण है। गढ़वाल को आदमखोर की दया पर छोड़ के मेरा चला जाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा ही मुझे भी लगा था और इसके लिए अखबारों में मेरी आलोचना हुई। उन दिनों भारतीय अखबारों में तेंदुए के बारे में रोज छापा जा रहा था, लेकिन संक्षेप में यही कहूँगा कि मानसिक दबाव वाला कोई भी प्रयास अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता। गढ़वाल में कई हफ्ते ऐसे रहे जब मैंने पूरी रात बैठे-बैठे गुजारी और दूसरे दिन मिलों मिल उन गाँव में गया जहाँ से आदमखोर के असफल प्रयास की खबरें आई। कई चांदनी रातों को असुविधाजनक मुद्रा में बैठे-बैठे सहनशीलता की सीमा पार होने लगी थी और बैठना भी इस तरह का कि जब तेंदुए को मुझे दबोच लेना आसान होता, मेरी आंखें मूंद रही होती। मैं घंटों तक ऐसी सड़कों पर चला जो केवल मेरे और बाघ के लिए ही खुली होती। मैं हर संभव कोशिश करता कि तेंदुए पर चालाकी से विजय पाऊं और तेंदुआ था कि अपने भाग्य या अपनी चालाकी से हर बार मेरी गोली से बच जाता था। इन रास्तों के बाद सुबह जब मैं अपने रास्ते पर लौट आ रहा था, तो पंजों के निशान देख के पाता कि मेरा यह सोचना सही था कि मेरा पीछा किया जा रहा है। रात को मुझे शिकार मान के तेंदुआ मेरा पीछा करता रहा और यह पाकर एक हीन भावना मन में पनपती जो बहुत ही दुखदाई होती, और बार बार ये होने के बावजूद ही यह दुख कम नहीं होता था। दिमाग और शरीर दोनों से थका हुआ मैं अगर रुद्रप्रयाग में और रुक भी जाता तो गढ़वाल के लोगों का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, मेरी जान जरूर जा सकती थी, ये जानते हुए भी कि जो काम मैंने स्वयं हाथ में लिया था उसे अस्थायी रूप से छोड़े जाने से अखबारों में मेरी बड़ी आलोचना हुई। मैं अनमना अपनी घर की तरफ चल दिया। मैं गढ़वाल के लोगों को आश्वासन दे गया कि जब भी संभव होगा मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा और इस आदमखोर को मार कर रहूं।